11 मई 2025 सुबह सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास रीना अपने बेड से उठती है और अपने पति को देखने के लिए अपने घर के पीछे बरामदे में जाती है, जहाँ पे उसका पति देवेंद्र लास्ट नाइट आके सोया था। रीना जैसे ही वहाँ पे जाती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसके पति की बॉडी पड़ी हुई होती है, वो भी खून से लथपथ। जिसे देख के रीना बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज़ सुन के उसके अगल-बगल के पड़ोसी भी उसके पास आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। रीना अपने पति के कत्ल का 3 लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही थी, जो कि उसके पड़ोसी थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और इस सच्चाई को जानने के बाद सारा गाँव शॉक हो गया था। और इस वीडियो के एंड तक आप भी ये समझ जाओगे कि मैंने इस चैनल का नाम डार्क कलयुग क्यों रखा है। मेनली जो ये स्टोरी है, ये देवेंद्र की फैमिली की स्टोरी है। देवेंद्र की फैमिली में 4 लोग थे। देवेंद्र, देवेंद्र की वाइफ रीना, उन दोनों का एक लड़का ओनल और देवेंद्र की मदर चंद्रावती। जिस रात ये सारी चीज़ें हुई, यानी 11 मई 2025 को, उस रात को रीना और उसका लड़का ओनल और उसकी सास चंद्रावती अपने घर के अपने एक रूम में सो रहे थे, कूलर के सामने। लेकिन देवेंद्र बाहर बरामदे में सो रहा था। और जब सुबह सुबह रीना ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसने चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और साथ में वहाँ पे एक पार्टी के लोग भी थे। थोड़ी देर में जब वहाँ पे पुलिस वाले आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करी, तो उन्होंने रीना से पूछा कि तुम्हें क्या किसी के ऊपर शक है। तो रीना ने बहुत ज़्यादा गुस्से से बोला कि उसे शक नहीं बल्कि यकीन है 3 लोगों के ऊपर, कि इन्होंने ही उसके पति का कत्ल करा है। और उनके नाम है कीर्ति यादव का भाई राजू यादव और कीर्ति यादव का बेटा रवि यादव। रीना बताती है कि उसके पति की लड़ाई हो गई थी कीर्ति यादव से कुछ दिन पहले ट्रैक्टर को लेके, और ये बात बहुत सारे गांव वालों को भी पता थी। उन तीनों को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पुलिस वालों को उनके पास से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे ये शक जाए कि इन तीनों में से किसी ने भी देवेंद्र के साथ ये सारी चीज़ें करी है। लेकिन तभी रीना उस पार्टी का सपोर्ट लेती है और साथ में अपने पति की लाश को वहीं पे छोड़ देती है और बोलती है कि जब तक तुम इन तीनों को अरेस्ट नहीं करोगे, मैं अपने पति की बॉडी को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उनको ना चाहते हुए भी उन तीनों में से 2 लोगों को अरेस्ट करना पड़ता है, रवि और राजू को। उनसे पुलिस वाले काफ़ी देर तक पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी संदिग्ध देखने को नहीं मिलता है जिससे ये लगे कि इन्होंने ही ये सारी चीज़ें करी है, और ना ही उनका कोई पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। पुलिस वाले उस इंसिडेंट की लोकेशन पे स्पेशल डॉग्स भी लेके गए थे, जो कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उन डॉग्स ने पहले देवेंद्र की बॉडी को सूंघा और उसके बाद वो उसी के घर के हॉल के पास जाके बैठ गए और उसके बाद फिर वो बाथरूम भी गए। बट गौर करने वाली बात ये थी कि वो उसकी पड़ोसी के घर यानी कीर्ति यादव के घर नहीं गए। और फिर पुलिस वालों को और इन्वेस्टिगेशन टीम को वहीं से, उस हॉल से और बाथरूम के पास से खून के कुछ निशान मिलते हैं। जब फॉरेंसिक वाले उस सबूत को टेस्ट के लिए भेजते हैं तो वो खून के निशान किसी और के नहीं होते बल्कि देवेंद्र के ही होते हैं। अब पुलिस वाले खुद सोचने लग जाते हैं कि कीर्ति या फिर उसके भाई या फिर उसके बेटे ने ये सारी चीज़ करी होती तो वो उनके घर क्यों जाते, जब उनको देवेंद्र बाहर ही मिल गया था और उन्होंने उसको बाहर ही मार दिया था। तो फिर वो वापस से अपने घर की तरफ भागेंगे ना कि उन्हीं के घर के अंदर जाएंगे, उनके बाथरूम में जाएंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे, जिस वजह से उनके ऊपर शक करने का पुलिस वालों को कोई मोटिव नहीं मिल रहा था। तो पुलिस वाले अब रीना से और पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं और वो उससे क्लियर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। रीना पुलिस वालों को बताती है कि जिस रात को ये सारी चीज़ें हुई उस दिन उसने अपने पति से रात में बात करी थी, लेकिन उसको क्योंकि गर्मी लग रही थी इसकी वजह से वो रूम के अंदर अपनी सास के पास सोने के लिए चले गई थी, कूलर के सामने। अब पुलिस वाले रीना की कॉल रिकॉर्ड्स को निकालते हैं और उसके अंदर जो उनको मिलता है वो सबको शॉक कर देता है। रीना ने लास्ट नाइट जिस दिन ये सारा कांड हुआ था उसने 40 बार एक सत्यम नाम के लड़के के साथ बात करी थी। सत्यम और कोई नहीं, रीना का ही भतीजा होता है। अब पुलिस वाले वापस से रीना को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं और वो उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम इतनी रात को अपने भाई के साथ क्या बात कर रही थी। तो वो बताती है कि वो इधर उधर की बातें कर रही थी
और वो बहुत ज़्यादा अटक-अटक के रिप्लाई कर रही थी पुलिस वालों का, जिससे पुलिस वालों का शक और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर पुलिस वाले उससे ये भी पूछते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हुई, तो तुम तो कॉल पे ही बात कर रही होगी क्योंकि तुमने रात के 2 ढाई 3 बजे तक बात करी है, तो तुमने कुछ क्यों नहीं सुना? इस बात का रीना के पास कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। पुलिस वाले सत्यम को भी अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पहले तो नॉर्मली पूछते हैं, लेकिन जब वो भी बातों को घुमाने लग जाता है तो उससे वो फिर अपने तरीके से पूछते हैं और फिर वो सारी चीज़ें बताता है। सत्यम पुलिस वालों को बताता है कि रीना और उसके बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप चलता आ रहा है, वो भी 2 सालों से। रीना को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाने का शौक था और उसने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी थी और सत्यम को वो पसंद भी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2 साल से चल रही थी और झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकता। और ऐसा ही हुआ। एक दिन देवेंद्र अपने काम से जल्दी घर आ गया और उसने अपने भाई सत्यम और अपनी वाइफ रीना को एक ऐसी पोजीशन में देख लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। उसके बाद उसकी वाइफ रीना ने उसको मना तो लिया, लेकिन फिर उसके बाद सत्यम अपनी वाइफ के ऊपर शक करने लग गया और उसे कहीं न कहीं इस बात का रियलाइज़ेशन हो गया कि उसकी वाइफ अभी भी उससे कुछ बातें छुपा रही है। जिस वजह से वो सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता था अपने घर में, ताकि वो अपनी वाइफ की सारी चीज़ों को नोटिस कर सके। और इस सीसीटीवी कैमरे को खरीदने के लिए ही देवेंद्र ने अपने 20,000 के धान भी बेच दिए थे। लेकिन ये बात रीना को पता चल जाती है और वो ये कभी होने नहीं देना चाहती थी। उसको सत्यम का साथ चाहिए था और अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाता उनके घर में तो वो आगे से कभी नहीं मिल सकते थे और जो करना चाहते थे वो कभी नहीं कर सकते शायद। तो ये चीज़ रीना कभी होने नहीं देना चाहती थी और इसी वजह से उसने ये सारी चीज़, ये सारा प्लान बनाया। उन लोगों ने ये सारा प्लान 1 मंथ पहले ही बना लिया था, लेकिन क्योंकि देवेंद्र के भाई के पैरों में कुछ चोट लग गई थी, इस वजह से वो उन्हीं के घर रुका था और उसके अड़ोस-पड़ोस के लोग भी उसको देखने के लिए आने-जाने लग गए थे। जिस वजह से उनका ये प्लान 1 महीने पहले एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकता था। तो उन लोगों ने इस चीज़ का इंतज़ार करा कि कब उसका पैर ठीक हो और कब लोगों की आवन-जावन कम हो। और इसके बीच उनको एक और मौका मिल गया जब उन्होंने कीर्ति यादव को देवेंद्र से लड़ते हुए देखा। अब उन्होंने ये प्लान बना लिया कि वो लोग देवेंद्र को मार देंगे और उसके बाद वो ये सारा इल्ज़ाम कीर्ति और उसके घर वालों पे, यानी उसके बेटे और भाई पे डाल देंगे और इससे हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही मिलते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। और फिर तभी आता है 11 मई 2025, वो रात जो रात देवेंद्र की आखिरी रात होने वाली थी। सबसे पहले देवेंद्र की वाइफ रीना अपनी सास और अपने बेटे को एक रूम में सुला देती है कूलर के सामने और उसके बाद वो अपने पति के खाने में बहुत सारी बेहोशी की दवाओं के पाउडर को मिला देती है चूर-चूर के और वो खाना उसका पति खा लेता है। और उसके बाद वो बहुत देर तक अपने पति से बात करती है जब तक वो सो नहीं जाता और वो जानबूझ के उसको बरामदे में सुलाती है। उसने उसको बरामदे में सोने के लिए कन्विंस करा था। वो पहले तो वहाँ पे जाके उससे थोड़ी देर तक बात करती है और थोड़ी देर के बाद ही देवेंद्र सो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो सत्यम को कॉल करती है और उसको अपने घर पे बुला लेती है। सत्यम थोड़ी ही देर में उनके घर पे आ जाता है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आता है और उससे वो बहुत ज़्यादा बार देवेंद्र के चेहरे के ऊपर मारता है, जिसके बाद देवेंद्र वहीं पे दम तोड़ देता है और इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे हो जाता है, यहाँ तक कि उस लकड़ी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खून लग गया था और सत्यम और रीना के कपड़ों के ऊपर भी खून लग गया था, जिस वजह से वो दोनों उस डंडे को लेके बाथरूम की तरफ जाते हैं और जाते वक्त ही हॉल के अंदर वो खून गिर गया होगा और फिर बाथरूम के अंदर जाके वो दोनों साथ में नहाते हैं और फिर उस डंडे को भी साफ करते हैं और फिर वो कपड़े भी धो देते हैं जो उन्होंने उस समय पहन रखे थे जब उन्होंने ये सारा कांड करा था। और फिर वो काफ़ी देर तक उस रात में बात करते हैं और सारी चीज़ों का प्लान बनाते हैं कि उनको दूसरी सुबह किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन शायद वो इतने ज़्यादा चालाक नहीं थे कि वो पुलिस वालों को धोखा दे सके, क्योंकि कोई भी क्राइम पुलिस वालों की आंखों से नहीं छुपता और ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए।